Hello everyone, Kasim Khan is here. Please subscribe my channel for more updates. Today I am making a video on the demonstration of final year project, how the business students can do the final year projects because most of the students who are asking from me what should be the final format of the thesis. Basically, this project is your mini thesis. So here I'm giving you demonstration video. तो अगर आपको नियर फ्यूचर में कोई चैप्टर वाइज प्रॉब्लम होता है तो आप जस्ट मेंशन इन द कमेंट में आप लोग के लिए उसकी डिटेल comprehensive chapter wise भी वीडियोस बना दूंगा तो वी मूव टू द मेन टास्क तो यहाँ पे आप लोगों को क्या इम्पैक्ट्स ऑफ स्टॉक मार्केट एंड बेस्ट डेवलपमेंट ऑन द फर्म्स ग्रोथ दिस इज द टाइटल ऑफ माय थीसिस तो आपने सबसे पहले क्या करना है एक टाइटल मेंशन करना जो आपके एक प्रोजेक्ट होना है यहाँ उसके बाद आप कॉन्सेप्ट्स का लोगो लगा सकते हैं उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे अपनी डिटेल्स देनी है कि आपका क्या नाम है क्या आपका रजिस्ट्रेशन नंबर सो ऑन तो उसके बाद आप लोगों ने किस डिपार्टमेंट में प्रिपेयर किया है कौन आपका सुपरवाइजर है ये पेज आप लोग बनाएंगे फिर आप लोगों की फाइनल अप्रूवल होगी फिर आप यहाँ पे एक डेक्लेरेशन फॉर्म बनाएंगे डेक्लेरेशन फॉर्म क्या होता है कि मैं ये डिक्लेयर करता हूँ कि एज पर कॉमसेट्स रूल मैं जो है अपने प्रोजेक्ट फाइनल प्रोजेक्ट उसको मैंने प्रिपेयर की है और सेकेंडली इसमें मैंने कोई चीटिंग वगैरह भी नहीं की और प्लेजरिज्म की जो पॉलिसी है वो मैंने एचईसी से फॉलो की है उसके बाद यहाँ पे आप एक सर्टिफिकेट भी लगाते हैं जिसमें आप उसके क्या देते हैं वो एविडेंस देते हैं एंड आफ्टर दैट डेडिकेशन है आप किसको डेडिकेट करते हैं ऑब्वियसली जो डेडिकेशन होती है वो आपके पेरेंट्स की तरफ पेरेंट्स को होती है फिर आपकी एक्नॉलेजमेंट आती है एक्नॉलेजमेंट में आप सुपरवाइजर को एक्नॉलेज करते हैं फिर आपके किसी फ्रेंड ने या किसी ने आपको सपोर्ट किया है आपके पेरेंट्स ने आपको जो सपोर्ट किया फाइनेंशियली सपोर्ट किया आपको किसी ने राइटिंग में सपोर्ट किया किसी ने आपको गाइड किया तो वहाँ पे आप एक एक्नॉलेजमेंट के एक पैराग्राफ राइट डाउन करते हैं उसके बाद यहाँ पे आप एब्स्ट्रैक्ट लिखते हैं देयर इज नो नीड टू राइट एब्स्ट्रैक्ट इन योर प्रोजेक्ट बिकॉज यू हैव नो आइडिया अबाउट दैट राइट नाउ कि हम क्या करने जा रहे हैं तो आप लोगों को अभी एब्स्ट्रैक्ट लिखने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे आप टेबल ऑफ कंटेंट बनाते हैं टेबल ऑफ कंटेंट इस तरह आपने बनाना है कि इंट्रोडक्शन क्या होगा बैकग्राउंड ऑफ द स्टडी क्या होगी क्या क्या आपके चैप्टर 1 में आता है चैप्टर 2 में क्या क्या आता है क्या क्या टॉपिक्स हैं उसके बाद चैप्टर 3 में आपके कौन कौन से टॉपिक्स हैं तो यहाँ पे आप क्या बनाएंगे टेबल ऑफ कंटेंट बनाएंगे पूरे अपने एक प्रोजेक्ट का उसके बाद आप यहाँ पे लिस्ट डाउन करते हैं कि आपकी टेबल्स कौन कौन से हैं आपके इसमें प्रोजेक्ट में फिर आप लिस्ट डाउन करते हैं कि कौन कौन से एब्रीवेशंस आपने यूज़ किए गए मोस्ट ऑफ द टाइम आपको पता है आपकी जो है ना कुछ टर्म्स होते हैं जिनको आप एब्रीवेशन में जो है ना राइट डाउन करते हैं अपने थीसिस में अपने प्रोजेक्ट में तो वहाँ पे आपने लिस्ट ऑफ एब्रीवेशन भी बताना होता है उनकी जो फुल मीनिंग के साथ तो फिर आप लोग का चैप्टर 1 स्टार्ट होता है द फर्स्ट चैप्टर नेम दैट इज कॉल्ड इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन में आप लोग क्या करेंगे इंट्रोडक्शन में आप सिंपली आप ओवरऑल प्रोजेक्ट के बारे में बताते हैं कि प्रोजेक्ट है क्या इसके बेनिफिट्स क्या होंगे और इसके इंडस्ट्री के साथ कैसे लिंक करता है क्या इसकी एसोसिएशन है इंडस्ट्री के साथ तो आपको इंट्रोडक्शन बहुत कंप्रीहेंसिव लिखना होता है और कंसाइज भी होता है ऑल द 7 C's ऑफ द इंग्लिश हैज बीन फॉलोड ऑन द राइटिंग ऑफ इंट्रोडक्शन तो आपने इंट्रोडक्शन बहुत अच्छा लिखना है क्योंकि सुपरवाइजर के पास जो भी रीडर है आपके प्रोजेक्ट के रीडर के पास इतना टाइम नहीं कि वो आपका सारा थीसिस पढ़े तो उसने इंट्रोडक्शन से ही आइडिया लेना है तो इंट्रोडक्शन आप जो है ना स्टार्ट में जो लिखते हैं उसको बाद में अपडेट करते रहें साथ साथ जैसे जैसे आपको प्रोजेक्ट की विद द पैसेज ऑफ टाइम अंडरस्टैंडिंग आती है तो यहाँ पे आप लोगों ने इंट्रोडक्शन लिखना इंट्रोडक्शन आपका मिनिमम 2 to 3 पेजेस का होना चाहिए जो कि आपका डिटेल्ड होना चाहिए इसका स्टडी बेसिकली आप किस टॉपिक के ऊपर स्टडी करने जा रहे हैं क्यों करने जा रहे हैं इसकी क्या बेनिफिट्स हैं ये इंडस्ट्री के साथ क्या लिंक करता है और ये पॉलिसी मेकिंग या फ्यूचर में जो गवर्नमेंट की तरफ से पॉलिसी मेकिंग है उसमें ये कैसे हेल्प आउट कर सकता है तो you have just give a detailed information in your introduction it capture every essence of your whole topic तो ये आप लोगों ने बड़ी डिटेल में लिखना आपके 2 to 3 पेजेस पे भी लिख सकते हैं मैक्सिमम आई थिंक 3 to 4 पेजेस होते हैं तो ये इट्स अप टू यू उसके बाद आप बैकग्राउंड ऑफ स्टडी लिखते हैं कि बेसिकली स्टडी का बैकग्राउंड क्या है स्टडी में ये जो जो मैंने वेरिएबल्स लिए हैं जो मैंने टॉपिक लिया है इसका बेसिक फंक्शन क्या है इसका जैसे मेरा टॉपिक क्या है impact of stock market and banks development on firms growth that is a very known topic in the economic like development
तो बेसिकली ये जो टॉपिक मेरा है, ये फाइनेंशियल डेवलपमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ के बैकग्राउंड के साथ क्या करता है, लिंक डाउन करता है। तो मैंने वहाँ से एक मिनी निश मार्केट को लाइक टारगेट किया, तो वहाँ से मैंने एक स्मॉल यू कैन से दैट कि एक स्मॉल सेक्टर को टारगेट किया जो कि फर्म्स हैं, पूरी एक ओवरऑल इकोनॉमिक। तो यहाँ पे आप लोगों ने फिर क्या करना होता है कि आप लोगों ने एक बैकग्राउंड ऑफ स्टडी को बताना होता है। वो इट्स अप टू यू कि आप लोग कितना जो है उस बैकग्राउंड ऑफ स्टडी को राइट डाउन करते हैं। आप 4 टू 5 पेजेस में भी लिखते हैं। इवन आप इंट्रोडक्शन के बाद इफ योर सुपरवाइजर अलाउ इंट्रोडक्शन इज एनफ, देन देयर इज नो नीड टू राइट बैकग्राउंड ऑफ स्टडी, इट्स टोटली अप टू यू। तो आप बैकग्राउंड ऑफ स्टडी लिखते हैं, तो उसके बाद आप क्या करते हैं, फिर आप प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिखते हैं। प्रॉब्लम स्टेटमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दिस प्रॉब्लम स्टेटमेंट बेसिकली क्या बताती है कि आपका आप किस इश्यू को डिस्कस करने जा रहे हैं अपने प्रोजेक्ट में। आपने किस इश्यू की बेसिस के ऊपर व्हाट इज़ द नीड इन द इंडस्ट्री, जो आपकी प्रोजेक्ट है किस प्रॉब्लम को एड्रेस करेगा, इससे क्या बेनिफिट होंगे। Most of the time reader interested to read your problem statement, because if your problem statement is very strong, it means your topic is very strong, your project is like well appreciated. अगर आपकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट एम्बिगुअस होगी, वो उसमें कोई क्लियर मैसेज नहीं होगा या क्लियर इशू की क्लियर आइडेंटिफिकेशन नहीं होगी, तो आपका टॉपिक या उतना ही ज़्यादा वीक होगा। सो आपने जब प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिखनी है, यू शुड बी वेरी careful and you should be clear about the issue what are you writing in the पेपर। तो वो आपने बेसिकली यहाँ पे जो आपने जिस इशू को हाईलाइट करना वो यहाँ पे आप मेंशन करेंगे। उसके बाद रिसर्च क्वेश्चंस होते हैं, व्हाट आर द लाइक क्वेश्चन यू आर गोइंग टू एड्रेस इन योर स्टडी। अगर आप लिखना चाहें तो दैट्स वेरी गुड, अगर आप नहीं लिखना चाहते तो इट्स अप टू यू। तो मोस्ट ऑफ द टाइम रिसर्च प्रोजेक्ट्स में रिसर्च क्वेश्चंस लिखे जाते हैं कि व्हाट काइंड ऑफ द इश्यूज विल बी एड्रेस्ड विद माय प्रोजेक्ट। उसके बाद रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स आ जाते हैं। रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं कि ओवरऑल एक स्टडी का ऑब्जेक्टिव क्या है। समटाइम्स कुछ रिसर्चर्स क्या करते हैं, रिसर्च क्वेश्चन या रिसर्च ऑब्जेक्टिव दोनों में से एक चीज़ लिखते हैं। तो अगर आप एक भी लिख लें तो दैट्स एनफ, अगर नहीं भी लिखते तो इट्स ओके, इट्स अप टू यू। फिर आपकी सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टडी आ जाती है। सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टडी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज it determine how is your study important for the society, for the industry, for the like government. What is the actual value of your study? You just explain theoretically कि आप एक थ्योरेटिकली बताते हैं कि ये फर्म्स की प्रॉफिटेबिलिटी के इम्पैक्ट करेगी, ये फर्म्स की परफॉर्मेंस को इंक्रीज करेगी, या आइदर ये इंडस्ट्री ओवरऑल इंडस्ट्री को बूम करेगी, या मतलब ये इन्वायरमेंटल के इश्यूज को जो है ना कम करेगी। इट्स टोटली अप टू यू। तो उसके बाद आप लोगों ने सिग्निफिकेंस ऑफ स्टडी के बताने के बाद व्हाट विल बी योर प्रपोज्ड स्ट्रक्चर, आप लोग का स्ट्रक्चर क्या होगा, देयर इज नो नीड टू रिपोर्ट हियर। उसके बाद एक पॉइंट जो मैं भूल गया हूँ, मैं आप लोगों को बता देता हूँ दोबारा। वो ये है कि टॉपिक कैसे चूज़ करना। टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि बहुत सारे लोगों को आई थिंक मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर स्टिल डोंट नो कि हाउ वी हैव टू चूज़ द टॉपिक। टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट। टॉपिक आपने कैसे चूज़ करना है। टॉपिक आपने द मोस्ट ईज़िएस्ट वे टू चूज़ द टॉपिक वो ये है कि आप लोगों ने गूगल में जाना है, गूगल स्कॉलर में जाएँ कि 2019 के या 2020 की रिसेंट कॉन्फ्रेंसेस में क्या-क्या इश्यूज़ रेज़ किए जा रहे हैं, या आपकी जो 2020 की जो पेपर हैं, आपने वहाँ पे आपकी क्या जो है किन-किन टॉपिक्स के ऊपर डिस्कशंस हो रही हैं। तो वहाँ पे आप जाएँ, गूगल स्कॉलर में जाएँगे। गूगल स्कॉलर में जब मैं जाता हूँ, यहाँ पे लेट्स सपोज़ ये गूगल स्कॉलर मेरा ओपन हो गया। तो यहाँ पे मैं लेट्स सपोज़ सिंस 2019 कर देता हूँ, तो सिर्फ सिंस 2019 के ये पेपर निकालेगा, ठीक है। अगर मैं सिंस 2020 कर देता हूँ, तो ये सिर्फ सिंस 2020 के पेपर निकालेगा, ठीक है। यहाँ देखिए सिर्फ 2020 के पेपर शो हो रहे हैं। अगर मैं ये बेसिकली कस्टम रेंज होती है, जिस पे मैं सिलेक्ट कर दूँगा, उसी पे ये मेरे पेपर शो करना स्टार्ट कर देगा। तो टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप इस टॉपिक में आप जो भी चूज़ करें उसके बारे में बहुत क्लियर होने चाहिए। यू शुड नो कि व्हाट इज़ द बेसिक टॉपिक एंड व्हिच काइंड ऑफ इंडस्ट्री दिस टॉपिक इज़ इफेक्टिंग, और इससे क्या-क्या बेनिफिट होने वाले हैं, ओवरऑल सोसाइटी को क्या बेनिफिट होने वाले हैं, फर्म को क्या बेनिफिट होने वाले हैं। तो मैंने आप लोगों को बताया कि द फर्स्ट एंड द मोस्ट ईज़िएस्ट वे कि आप 2020 के रिसेंट जो टॉपिक्स डिस्कस हो रहे हैं उसमें जो है ना वो आप
उसके ऊपर सिलेक्ट करें। दूसरा मैं थोड़ी आप लोग को और हेल्प कर देता हूँ कि जो है ना कौन-कौन से और टॉपिक्स आप किन-किन एरिया में सिलेक्ट कर सकते हैं, जो कि आपके लेट्स सपोज़ अगर आप फाइनेंस के स्टूडेंट हैं, तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के ऊपर आप काम कर सकते हैं। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग हो गया, उसके बाद आप लोगों का टॉपिक हो सकता है गवर्नेंस के ऊपर आप चेक कर सकते हैं कि व्हाट आर द गवर्नेंस इश्यूज इन पाकिस्तान, जो कि डेवलपिंग कंट्रीज में बहुत ज़्यादा गवर्नेंस इश्यूज होते हैं, जिसकी वजह से कंट्रोलिंग नहीं हो रही। उसके बाद आजकल डिजिटल मार्केटिंग का बहुत बूम है। डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर जो है ना आप काम कर सकते हैं। जैसे कि आपको पता है अमेज़न देयर आर देयर आर मैनी पीपल हू आर यूजिंग द लाइक फेसबुक, ट्विटर एंड लाइक टिकटॉक हो गया, आप यूट्यूब है। सो देयर आर सो मैनी सोशल मीडिया चैनल जिनके ऊपर कंपनीज़ क्या कर रही हैं आजकल एडवर्टाइज़मेंट कर रही हैं। तो इसकी वजह से कंज्यूमर बिहेवियर पे क्या इफ़ेक्ट हुआ है, ओवरऑल कस्टमर की क्लाइंट्स कंपनीज़ की सेल्स कितनी इंक्रीज़ हुई हैं। यू कैन चेक दिस रिलेशन विद एनी पर्सपेक्टिव। डिजिटल मार्केटिंग के पाकिस्तान की इंडस्ट्री के ऊपर कैसे इफ़ेक्ट आ रहा है। दूसरा आपको पता है आजकल ई-कॉमर्स का जो है ना बहुत बूम है। ई-कॉमर्स में ये है कि there are so many limitations of e-commerce industry in Pakistan. The first one is the trust because most of the time people the जो चीज़ ऑर्डर करते हैं वो चीज़ नहीं आती। तो पाकिस्तान में ई-कॉमर्स के इश्यूज़ को कैसे हैंडल किया जा सकता है और अगर कोई लेट्स सपोज़ फ्यूचर में अमेज़न आ जाता है पाकिस्तान में, अलीबाबा आ जाता है जो कि नियर फ्यूचर में आने लगे हैं, तो उसका पाकिस्तान के ऊपर कैसे इम्पैक्ट आएगा या ई-कॉमर्स की इंडस्ट्रीज़ के इश्यूज़ को हम कैसे मिनिमाइज़ कर सकते हैं। सो यू कैन लिंक दिस टॉपिक विद एनी पर्सपेक्टिव। उसके बाद आप लोगों को पता है डिजिटल फाइनेंसिंग का बहुत बूम है आजकल। दीज आर न्यू टॉपिक, अगर आप लोग इन पे काम करेंगे तो आप लोगों के आई थिंक प्रेजेंटेशन में भी कोई इतना टफ टाइम नहीं देगा और हर कोई आप लोगों को अप्रिशिएट भी करेगा। आप लोगों को लाजमी नहीं कि इसमें 50-60 पेज लिखने हैं, आप 20 पेज भी लिखते हैं, इक्वालिटी टॉपिक पे लिखेंगे और जो इनोवेटिव होगा, रिसेंट ट्रेंड वाला टॉपिक होगा, तो वो आप लोगों को भी बेनिफिट देगा, फ्यूचर में भी आप उस रिसर्च को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो डिजिटल फाइनेंसिंग है, इसको हम इंटरनेट फाइनेंसिंग भी कहते हैं। तो इंटरनेट फाइनेंसिंग पे आप जो है ना लिख सकते हैं। तो सो देयर आर सो मैनी टॉपिक्स ऑन व्हिच यू कैन राइट द यू कैन चूज़ द टॉपिक। अगर स्टिल आप लोगों को कोई इश्यू होता है टॉपिक सिलेक्शन में, तो आप कमेंट में मेंशन करना, मैं इस चीज़ को डिटेल में डिस्कस करूँगा। तो आफ्टर फर्स्ट चैप्टर उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, उसके बाद आप लोग का चैप्टर 2 आ जाएगा। चैप्टर 2 आप लोग क्या होता है लिटरेचर रिव्यू। लिटरेचर क्या होता है, जो ऑलरेडी पब्लिश हो चुका होता है, जो इस टॉपिक के ऊपर ऑलरेडी काम हो चुका है। रिव्यू का क्या मतलब है, उसको हम दोबारा क्या करते हैं, रिव्यू करते हैं, लुक आफ्टर करते हैं, जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं कि इसमें इस टॉपिक में किस किस ने काम किया, कब कब काम किया है। ठीक है, तो लिटरेचर रिव्यू में कोई भी स्टेटमेंट आप अपने से क्लेम नहीं करते। सबसे बड़ी बात ये है कि रिसर्च में जो भी आपने बात करनी है, आपने क्या करना है, रेफरेंस देना है। रेफरेंस 2 तरह के तरीके से दिया जा सकता है। एक तो ये है कि आप मैनुअल रेफरेंसिंग कर सकते हैं, दूसरा ये है कि सॉफ्टवेयर के ज़रिए रेफरेंसिंग करें। सॉफ्टवेयर रेफरेंसिंग इज़ अ वेरी ईज़ी एंड द मोस्ट कन्वीनिएंट एज़ कंपैरेटिव टू मैनुअल रेफरेंसिंग। और मैंने सॉफ्टवेयर रेफरेंसिंग के ऊपर अपना लेक्चर रिकॉर्ड किया है। जस्ट आप एंड नोट रेफरेंसिंग के साथ सर्च करें कासिम खान के उसके चैनल के ऊपर, तो आपको मिल जाएगा। और अगर आप लोग को फिर भी उसमें इश्यू आता है तो मैं उसके ऊपर भी एक दोबारा लेक्चर रिकॉर्ड कर दूंगा। अच्छा, जब आपने रेफरेंस देना है ना, लेट्स सपोज ये मेरा एक जो है ना रेफरेंस दिया हुआ है यहाँ पे, डेमर कांट एंड मैक्सिमोविक 1994 का। तो आप लोगों ने जब रेफरेंस देना, 2 इन्फॉर्मेशन आप लोगों ने लाज़मी देनी है। एक ऑथर का नेम, दूसरा ईयर। ये 2 इन्फॉर्मेशन आपकी लिटरेचर रिव्यू में जब भी आपने कोई स्टेटमेंट देनी है और आप उसके ऊपर राइटर का क्लेम करना चाह रहे हैं, तो आपने उसका नाम और उसका ईयर आप लोगों ने लाज़मी मेंशन करना है। तो ये आप लोग लिटरेचर रिव्यू लिखेंगे, इट्स अप टू यू कि आप 5 पेजेज़ का लिखते हैं, 10 पेजेज़ का लिखते हैं, बट यू नीड टू डू अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव लिटरेचर। आपने काफ़ी जो है ना अच्छा लिटरेचर रिव्यू लिखना, ताकि जो है ना आपकी स्टडी को सपोर्ट मिल सके। उसके बाद लिटरेचर रिव्यू के बाद आप लोग जो तीसरा चैप्टर लिखते हैं, वो आप लोग ज अच्छा लिटरेचर रिव्यू में ना आप एंड में मॉडल भी फाइन करते हैं। लेट्स सपोज कंसेप्चुअल थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन।
अच्छा, आप लोगों ने मॉडल सिलेक्ट की होगा, उसमें एक डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, एक आप लोग का इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है? जिसको हम जो आपका रिग्रेस हो रहा होता है, और जो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, वो आपका क्या होता है? रिग्रेसर होता है। तो आप लोगों को जब आप टॉपिक चूज़ करते हैं, तो आप लोगों को क्लियर होना चाहिए कि हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल कौन-सा है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन-कौन से हैं, उसके बाद इसमें मॉडरेटिंग वेरिएबल कौन-कौन से हैं। तो यू शुड बी क्लियर अबाउट दिस, क्योंकि आप लोग अगर वेरिएबल्स के बारे में क्लियर नहीं होंगे, तो इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट टू डू अ रिसर्च, डू एनालिसिस। तो आप लोग, अब जैसे मेरी स्टडी है इम्पैक्ट ऑफ स्टॉक मार्केट एंड बैंक्स डेवलपमेंट ऑन फर्म्स ग्रोथ। तो अब स्टॉक मार्केट की डेवलपमेंट का कैसे इम्पैक्ट आता है फर्म्स ग्रोथ के ऊपर, बैंक्स डेवलपमेंट के इम्पैक्ट कैसे आएगा फर्म्स ग्रोथ के ऊपर, इसी तरह प्रॉफिटेबिलिटी, जैसे जितनी ज़्यादा स्टॉक मार्केट डेवलप होगी, उतनी ज़्यादा फर्म्स क्या करेंगे? ग्रो करेंगे। जितने ज़्यादा बैंक्स डेवलपमेंट होंगे, जितने ज़्यादा अच्छे बैंक्स होंगे आपकी कंट्री में, इकोनॉमी में, उतनी ज़्यादा फर्म्स क्या करेंगे? ग्रो करेंगे, क्योंकि ये दोनों क्या है? सोर्सेज ऑफ फाइनेंस हैं। तो बेसिकली ये क्या मैं बताना चाह रहा हूँ, यहाँ पे एक लॉजिकल रिलेशन एग्जिस्ट करता है, क्योंकि जितनी ज़्यादा ये दोनों इंस्टीट्यूशन डेवलप होंगी, उतनी ज़्यादा आपकी फर्म्स क्या करेंगी? ग्रो करेंगी, क्योंकि उतना ज़्यादा फर्म्स को क्या मिलेगा? लोन मिलेगा। इसी तरह कुछ कंट्रोल वेरिएबल भी मैंने स्टडी में लिए हुए हैं, जैसे प्रॉफिटेबिलिटी हो गई। प्रॉफिटेबिलिटी जितनी ज़्यादा होगी, उतना फर्म्स ग्रो करेगी। इंटरेस्ट रेट, जितना इंटरेस्ट रेट कम होगा, उतना फर्म्स क्या करेंगी? ज़्यादा ग्रो करेंगी। इसी तरह जितनी ज़्यादा इन्फ्लेशन होगी, फर्म्स उतना कम ग्रो करेंगी। तो देयर आर सम आल्सो अदर फैक्टर एज़ वेल, जो कि आपकी फर्म्स की ग्रोथ को क्या कर रहे होते हैं? इम्पैक्ट कर रहे होते हैं। तो इस वजह से इन तीनों को मैंने कंट्रोल वेरिएबल कर दिया। ये 2 डिपेंडेंट वेरिएबल हैं। आप लोगों को इतना कम्प्रिहेंसिव या मुश्किल मॉडल बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग सिंपली क्या करें कि 2 डिपेंडेंट वेरिएबल लें, एक आधा डिपेंडेंट वेरिएबल लें, सॉरी इंडिपेंडेंट वेरिएबल लें, और बाकी आपका क्या होगा? डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। अब यहाँ पे मैंने उन अब फर्म्स ग्रोथ है, फर्म्स ग्रोथ को मेज़र करने के कई तरीके हैं, लेट्स सपोज़ कई मेथड है। एक आपका टोटल एसेट से भी आप फर्म्स ग्रोथ को मेज़र कर सकते हैं, एक आप सेल्स ग्रोथ के ज़रिए भी मेज़र कर सकते हैं। तो मैंने आगे मेंशन भी कर दिया कि मैं इसके ज़रिए क्या करूँगा? मेज़र करूँगा। तो जब आपने एक सेकंड चैप्टर एंड करना है, तो वहाँ पे आप लोगों ने कंसेप्चुअल थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क या डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देनी है, कि आप लोग कैसे उसको बनाएँगे। तो मुझे टाइम भी देखने दें, कहीं हम ज़्यादा लेंथी तो नहीं कर रहे प्रेज़ेंटेशन को। अच्छा जी, उसके बाद आप लोगों ने क्या देखना है कि चलें जी, उसके बाद ये हो गया है ग्रामेटिकली, डायग्रामेटिकली आप लोगों ने बता दिया। फिर आप लोग हाइपोथेसिस बिल्ड करते हैं। आप लोगों को हाइपोथेसिस बिल्ड करने की कोई ज़रूरत नहीं, बिकॉज़ यू आर डूइंग अ वेरी बेसिक स्टडी एंड दिस इज़ जस्ट मिनी टाइप, तो नो नीड ऑफ हाइपोथेसिस। तो आप लोगों का जो थर्ड चैप्टर होता है, दैट इज़ डाटा सोर्स एंड मेथोडोलॉजी, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें इन व्हिच you determine what are the sources of my data and what kinds of the method I will like adopt to analyze my data। तो आप लोग इस चीज़ के बारे में क्लियर होना चाहिए। तो डाटा सोर्सेज में आप लोग क्या-क्या बताते हैं? डाटा सोर्सेज में आप लोग सबसे पहले बताते हैं कि जो है ना, मैं डाटा कैसे कलेक्ट करूँगा। जैसे मैंने ये बताया, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी इज़ टू फाइंड द इम्पैक्ट ऑफ स्टॉक मार्केट, द स्टडी विल यूज़ सेकेंडरी डाटा। अच्छा, आप लोगों का 2 तरह का रिसर्च में डाटा यूज़ होता है। एक आप लोगों का प्राइमरी डाटा होता है, एक आपका सेकेंडरी डाटा होता है। जो आप लोग का प्राइमरी डाटा होता है, वो आप क्वेश्चनेयर के ज़रिए, इंटरव्यू के ज़रिए आप डायरेक्ट मार्केट से क्या करते हैं? कलेक्ट करते हैं। सेकेंडरी डाटा क्या होता है? जो आप ऑनलाइन उठाते हैं। वैसे आई डोंट लाइक प्राइमरी डाटा, क्योंकि प्राइमरी डाटा में मुश्किल ये है कि मोस्ट ऑफ द टाइम पीपल आर नॉट विलिंग टू गिव यू इन्फॉर्मेशन, ठीक है? सेकंडली आजकल कोविड है, कोविड की वजह से भी आपको इंडस्ट्री में कोई एंटरटेन नहीं करेगा। इट्स बेटर यू मूव ऑन सेकेंडरी डाटा। आप सेकेंडरी डाटा के ऊपर क्या करें? चले जाएँ। सेकेंडरी डाटा आप लोगों को कहाँ से मिलता है? स्टॉक मार्केट्स के ऊपर आप काम कर लें, आपके पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर डाटा पड़ा हुआ है। अगर आप कोई फाइनेंशियल एनालिसिस के फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के ऊपर जा रहे हैं, या फाइनेंशियल डिस्क्लोजर के ऊपर जा रहे हैं, तो आपका डाटा जो है कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट से आपको मिल जाएगा। तो देयर आर सो मेनी सोर्सेज ऑफ फॉर द सेकेंडरी डाटा। तो सेकेंडरी डाटा में क्या होता है कि आपको मार्केट विजिट नहीं करनी पड़ती, यू जस्ट कलेक्ट द डाटा ऑन द लैपटॉप।
उसके बाद मैंने ये बता दिया कि दिस स्टडी विल यूज द स्कैनरी डाटा दैट कवर द टाइम पीरियड फ्रॉम 2008 टू 2013। तो आपने ये भी बताना है कि जो टोटल मैं जो है ना अपना डाटा ले रहा हूँ तो ये कितना टाइम पीरियड कवर करेगी और किस किस पे करेगी। जिस तरह मैंने बताया तो ये यहाँ पे मैं आज ज़्यादा डिटेल में नहीं जाता, तो डाटा कलेक्शन में आप बेसिकली बताते हैं कि मैंने डाटा कब किधर से लेना है, कौन सा डाटा लूँगा और कितना टाइम पीरियड वो कवर करेगा और किन-किन फर्म्स में का मैं लूँगा या किस-किस सेक्टर का लूँगा। यू विल क्लियरली डिस्क्राइब ईच एंड एवरीथिंग हियर अबाउट द डाटा। व्हाट आर द डाटा सोर्सेज, डाटा सोर्सेज कौन कौन से हैं, जैसे यहाँ पे मैंने बता दिया कि द टाइप ऑफ द डाटा इज द पैनल। यू आई थिंक यू हैव नो नीड टू डिस्क्राइब ईच एंड एवरीथिंग हियर बिकॉज यू आर जस्ट न्यू स्टूडेंट। तो मैंने यहाँ पे बता दिया कि मेरा जो डाटा सोर्स है वो आपका स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, बिकॉज स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान आल्सो मेंटेन लाइक बैंक्स डाटा। इसी तरह स्टॉक मार्केट की और एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो मेरे लिए क्या है, डाटा सोर्सेज हैं, जो कि कंपनी के एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं। इसी तरह बिजनेस रिकॉर्डर है, बी रिकॉर्डर पाकिस्तान की एक डाटा बैंक की वेबसाइट है, तो वहाँ से भी हम डाटा ले सकते हैं। वर्ल्ड बैंक इंडिकेटर से भी हम जो है डाटा ले सकते हैं। सो उसके बाद सैंपल सिलेक्शन क्राइटेरिया, ऑब्वियसली लेट्स सपोज आप जो है ना सैंपल सिलेक्शन बहुत मुश्किल है, अगर आप ज़्यादा बड़े लेवल पे करें तो ऑब्वियसली आप लोग की तो एक आधी फर्म होगी। यू हैव नो नीड टू टेक द डाटा फ्रॉम सो मैनी कंपनीज। आप एक आधी फर्म को टारगेट करें, जैसे आपकी सफायर हो गई, यूएस डेनिम हो गई, कोका कोला हो गई, कोई भी वट एवर एक इंडस्ट्री को लें और उसी की बेसिस के ऊपर आप क्या कर लें, डाटा ले लें। आपको एक फर्म से ज़्यादा जाने की ज़रूरत भी नहीं है और ना ही आपको इतना ईज़िली डाटा मिलना है। अगर एक से ज़्यादा फर्म्स के ऊपर आप जाएँगे तो यू विल बी इन डिफ़िकल्ट सिचुएशन। तो सिंपली एक फर्म्स को टारगेट करें और उसी के ऊपर डाटा ले लें। उसके बाद आप लोगों ने डाटा डिटेल बताने के बाद उसके बाद होती है मेथोडोलॉजी। मेथोडोलॉजी क्या होती है? मेथोडोलॉजी इज़ बेसिकली द मॉडल व्हिच यू अडॉप्ट टू एनालाइज़ योर डाटा। अब मैंने डाटा कलेक्ट कर लिया, डाटा कलेक्शन फाइनल हो गई। अब उसको मैं डाटा को एनालाइज़ करने के लिए कोई ना कोई स्टैटिस्टिकल टूल यूज़ करूँगा। जो आपका स्टैटिस्टिकल टूल होता है वो आपका बेसिकली क्या होता है, मेथोडोलॉजी होता है। अच्छा, दो तरह के डाटा होता है, एक प्राइमरी डाटा होता है, एक सेकेंडरी डाटा होता है। प्राइमरी डाटा को हम जो है ना उसको एनालाइज करने के लिए, उसके ऊपर एनालिसिस करने के लिए हम एसपीएसएस यूज करते हैं। अगर आप लोगों ने कहा तो मैं बाद में इन सॉफ्टवेयर पे वीडियो भी बना दूंगा कि हम इनको कैसे यूज करते हैं। प्राइमरी डाटा के लिए हम एसपीएसएस यूज करते हैं, सेकेंडरी डाटा के लिए हम ई व्यूज यूज करते हैं। ई व्यूज भी यूज कर सकते हैं, स्टेटा भी यूज कर सकते हैं। तो इन तीनों सॉफ्टवेयर के ज़रिए आप क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं। ई-व्यूज़ एंड स्टेटा फॉर द स्कैनरी डाटा एंड फॉर द प्राइमरी डाटा यू यूज़ एसपीएसएस। तो ये आप लोगों का क्या मेथोडोलॉजी बताते हैं। बेसिकली यहाँ पे हम न्यूमेरिक फॉर्म में बताते हैं। आई थिंक इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू गाइस एंड आई थिंक यू हैव नो नीड टू मेंशन इन वेरी डिटेल। यू जस्ट मेंशन वन इक्वेशन। आप लोग सिर्फ एक रिग्रेशन इक्वेशन मेंशन कर दें कि बेसिकली जैसे मैंने रिग्रेशन मॉडल आपने क्या बताया हुआ कि फर्म्स ग्रोथ है, फर्म्स ग्रोथ को जो है ना मैं जी से नोट करूंगा। आई इज लाइक, क्योंकि मैं तो बहुत ज़्यादा फर्म्स के ऊपर कर रहा था तो इस वजह से आई लिया था, जो कि क्रॉस सेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। टी इज द टाइम, टी ऑब्वियसली मैं 2008 से 2013 तक का डाटा ले रहा था, दैट्स वाई ये टी को रिप्रेजेंट करता है। तो फर्म्स ग्रोथ को मैं जी से मेजर करूंगा। ए नॉट इज यूअर लाइक स्लोप, तो ए नॉट आपका आता है, सॉरी स्लोप नहीं होता, ये आपका कॉन्स्टेंट होता है। उसके बाद जो बीटा होता है ना वो आप लोगों का स्लोप होता है। तो उसके बाद एस रिप्रेजेंट फॉर स्टॉक मार्केट, बी रिप्रेजेंट बैंक डेवलपमेंट, पी रिप्रेजेंट प्रॉफिटेबिलिटी, आई एन टी रिप्रेजेंट इंटरेस्ट, आई एन एफ रिप्रेजेंट इन्फ्लेशन, डब्ल्यू आई टी इज रैंडम एरर। तो आप इस एक सिंपल फॉर्म में अपने एक मॉडल को क्या कर दें, राइट डाउन कर दें। आपके जो जो वेरिएबल्स आ रहे हैं आप उसके साथ उसको रिप्रेजेंट कर देंगे। उसके बाद रिग्रेशन इक्वेशन। रिग्रेशन इक्वेशन बेसिकली क्या होती है? रिग्रेशन इक्वेशन में ये होता है कि आप ये जो वेरिएबल मेजर किए हैं तो इनको आप बेसिकली क्या किसके साथ मेजर करेंगे। अब जैसे ग्रोथ है, फार्म्स ग्रोथ, कितनी इंडिकेटर्स हैं फार्म्स ग्रोथ को मेजर करने के लिए। आप टोटल एसेट से भी मेजर कर सकते हैं फार्म, उसके बाद आप सेल्स के साथ भी मेजर कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपने मेजर फॉर्म में लिखना होता है कि किस के साथ मेजर करेंगे। इस तरह स्टॉक मार्केट डेवलपमेंट है, स्टॉक मार्केट डेवलपमेंट आपकी मार्केट कैपिटलाइजेशन डिवाइड बाय टोटल एसेट से मेजर होती है।
आपकी बैंक्स डेवलपमेंट होती है, तो क्रेडिट टू प्राइवेट सेक्टर, टोटल एसेट उसके ज़रिए मेजर होते हैं। तो जिस वेरिएबल को आपने जिस तरीके से मेजर करना है, जिस इंडिकेटर से मेजर करना है, तो यू नीड टू मेंशन हियर इन रिग्रेशन इक्वेशन। तो सिंपली आप 2 इक्वेशंस लिख लें, दैट इज़ एनफ फॉर योर स्टडी। आई थिंक यू हैव नो नीड टू गो इन द डिटेल। उसके बाद देयर आर सम टेस्ट व्हिच वी रन इन द थीसिस की, जिसकी वजह से हमारे जो है ना जो इम्पैक्ट्स आते हैं वो आते हैं उनको रिमूव करने के लिए। लेकिन आई थिंक यू हैव नो नीड टू रन दीज काइंड ऑफ द टेस्ट, यू हैव टू जस्ट सिंपल रन द रिग्रेशन, और वो भी अगर आप लोगों को बताते हैं। उसके बाद यहाँ पे मैंने बताया हुआ कि मैं अपने वेरिएबल को कैसे मेजर करूँगा। मे बी आई डोंट थिंक सो कि आप लोगों को मेंशन करना पड़ेगा, या अगर आप करने हैं तो इट टोटली डिपेंड्स अपॉन ऑन योर सुपरवाइजर। बट मेरे जो स्टूडेंट्स होंगे आई विल प्रेफर कि वो बताएं कि हम वेरिएबल्स को कैसे मेजर करेंगे। फर्ज के मैं कहता हूँ कि मैं ई कॉमर्स के इम्पैक्ट चेक कर रहा हूँ फर्म्स परफॉर्मेंस पे, तो मैं ऑब्वियसली आई विल आस्क फ्रॉम माय स्टूडेंट कि हाउ यू विल मेजर फर्म्स परफॉर्मेंस। ठीक है, तो आप यहाँ पे ये बताते हैं कि मैं वेरिएबल्स को कैसे मेजर करूंगा। जैसे मैंने ये कहा कि फर्म्स ग्रोथ इज माय डिपेंडेंट वेरिएबल एंड आई विल मेजर विद द टोटल एसेट्स, एंड सेम लाइक विद सेल्स ग्रोथ भी मैं उसको मेजर कर सकता हूँ। इसी तरह मैंने कहा कि स्टॉक मार्केट डेवलपमेंट को मैं इस तरीके से मेजर करूंगा। और इसके लिए आपको पता सिंपल क्या तरीका होता है। आप लोगों को तो ऑब्वियसली इतना नॉलेज अब इस लेवल तक इतना नहीं डेवलप हुआ कि आप लोग एक मेजर टेक्निक डिज़ाइन कर सकें या डेवलप कर सकें कि हम इस मॉडल को इस तरह मेजर करेंगे। द मोस्ट सिंपल एंड द ईजिएस्ट वे इज दैट यू जस्ट सर्च इन गूगल कि ये पेपर पहले किसने किया है। गूगल स्कॉलर में सर्च करें, उस गूगल स्कॉलर में आपका पेपर आ जाएगा। सिंपली उसको डाउनलोड करके उसमें देखें कि इस रिसर्चर ने इस वेरिएबल को मेजर करने के लिए क्या टेक्निक यूज़ किया। सिंपली आप वहाँ से कॉपी करें पैराग्राफ और यहाँ पे पेस्ट कर दें कि ये इस रिसर्चर ने इस टाइम पीरियड में इस वेरिएबल को इस तरीके से मेजर किया। तो यू हैव नो नीड टू फोकस मोर ऑन दैट। जस्ट आप क्या करेंगे, उस वेरिएबल को सर्च करें गूगल स्कॉलर में, उसका जो पेपर आएगा रेलिवेंट उधर से आप उसकी मेजरमेंट टेक्निक कॉपी करें। एंड वी कांट डिजाइन द मेजरमेंट टेक्निक, दैट इज वेरी डिफिकल्ट। तो उसके बाद आप लोगों का जो फोर्थ चैप्टर आता है, उसके बाद आपके एक्सपेक्टेड रिलेशंस होते हैं, साइंस होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं कि आपके जो डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर एक्सपेक्टेड साइंस क्या आ सकते हैं। मैंने क्या किया हुआ है, स्टॉक मार्केट डेवलपमेंट का पॉजिटिव साइन आएगा, बैंक्स डेवलपमेंट जितनी बैंक्स डेवलपमेंट पॉजिटिव साइंस आएगा, प्रॉफिटेबिलिटी का भी पॉजिटिव आएगा, इंटरेस्ट का नेगेटिव आएगा, क्योंकि जितना ज़्यादा इंटरेस्ट होगा उतने कम कंपनीज क्या करेंगी, कम फाइनेंसिंग करेंगे, क्योंकि उनकी फाइनेंसिंग कॉस्ट बढ़ेगी। इसी तरह इन्फ्लेशन की वजह से उनकी जो है ना नेगेटिव रिलेशन आएगा। सो तो उसके बाद आप क्या करते हैं, सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन, यू हैव नो नीड टू डू दिस। उसके बाद आपका चैप्टर 4 आ जाता है जिसको हम रिजल्ट्स रिजल्ट एंड डिस्कशंस, एनालिसिस एंड डिस्कशंस भी कहते हैं। इसमें आप बेसिकली जो आपके रिजल्ट्स आते हैं उनको आप डिस्कस करते हैं कि आइदर इट इज़ अकॉर्डिंग टू माय एक्सपेक्टेशन और नॉट। ठीक है, तो वो आप लोग जो है ना करते हैं। आई डोंट थिंक सो कि जो है ना आप लोगों को इतना डिटेल या कॉम्प्रिहेंसिव करना पड़ेगा प्रोजेक्ट, बिकॉज 20 नवंबर इज द लास्ट डे टू सबमिट। तो बहरहाल जो है ना आप लोगों ने यहाँ पे क्या करना है, फोर्थ चैप्टर में बताना है कि मेरी स्टडी के रिजल्ट कैसे आए हैं और जो प्रीवियस रिसर्चेज हैं उनके साथ ये रिजल्ट मैच करते भी हैं कि नहीं करते। सेकेंडली ये भी बताना है कि मेरे एक्सपेक्टेड साइन, अगर आपके रिजल्ट बिल्कुल प्रीवियस रिजल्ट से डिफरेंट आ जाते हैं तो यू हैव नो नीड टू वरी। आप लोगों को उसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यू आर जस्ट डूइंग द रिसर्च और इंडस्ट्री के ट्रेंड चेंज हो सकते हैं। सेकेंडली अब एक अमेरिका में रिसर्च हो रही है, एक पाकिस्तान में हो रही है, सेम टॉपिक पे हो रही है, तो ऑब्वियसली उसके जो रिजल्ट्स आएंगे डिफरेंट आएंगे, बिकॉज चाइना इकानमी सॉरी यूएस इकानमी इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम द पाकिस्तान इकानमी। वो एक डेवलप कंट्री, हम डेवलपिंग कंट्रीज हैं। तो अगर आपके प्रीवियस रिसर्च से रिजल्ट डिफरेंट भी आ रहे हैं तो इट्स ओके। आप सिंपली उसको जिस तरह आपके रिजल्ट्स हैं आप स्ट्रेट अवे रिपोर्ट करें। अगर दे सकते हैं तो उसके साथ कोई रीज़न या लॉजिक आप प्रोवाइड कर दें कि इस रीज़न की बेसिस पे ये आए हैं। चलें जी, चौथा चैप्टर आपका ये हो गया। जो द फाइनल एंड द लास्ट चैप्टर इज कंक्लूजन एंड रिकमेंडेशन। कंक्लूजन में क्या करते हैं, आप एक ओवरऑल कंक्लूड करते हैं कि मैंने ये टॉपिक लिया, इसमें ये इस तरीके से उसको मैंने मेजर किया, इस इतना मैंने डाटा लिया, ये वाली मैंने टेक्निक उसके लिए यूज़ की फॉर द कैलकुलेशन, और मेरे ये रिजल्ट है। You basically summarize the whole thesis just in 1 to 2 page.
कंक्लूजन 1 पेज इज एनफ। तो आप एक पेज में उसको क्या करते हैं, कंक्लूड करते हैं, यू समराइज योर ऑल इंफॉर्मेशन जस्ट इन 1 पेज। तो उसके बाद क्या होता है, पॉलिसी इम्प्लीकेशन के आपकी जो टॉपिक सिलेक्ट हुआ है उसके लिए कंपनी के लिए पॉलिसी इम्प्लीकेशन क्या है, यू जस्ट गिव सम काइंड ऑफ सजेशंस to the company. I did some research analysis on your industry. So here are some suggestions for your company कि आपकी कंपनी जो है ना अपने इंडिकेटर्स में कैसे इम्प्रूव कर सकती है। उसके बाद लिमिटेशंस ऑफ द स्टडी होती है। ऑब्वियसली देयर आर सम लिमिटेशंस ऑफ योर स्टडी। जैसे अब आप ई कॉमर्स की पूरी मार्केट को नहीं ले सकते, डाटा लिमिटेशंस हो सकती हैं, आपकी टाइम लिमिटेशंस हो सकती है, रिसोर्सेज लिमिटेशन हो सकती है। देयर आर सो मेनी लिमिटेशन, यू जस्ट मेंशन सम लिमिटेशंस के दीज आर द लिमिटेशंस ऑफ माय स्टडी। तो वो आप मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद आपने यहाँ पे ये भी बता सकते हैं व्हाट आर फ्यूचर रिसर्च डायरेक्शंस इन दिस इंडस्ट्री, कि मैंने इतना काम किया, because due to some limitations I can't cover so many topics। तो there are some future research directions। तो आप यहाँ पे इस टॉपिक पे कोई काम करना चाहे तो वो इस तरह की जो है ना डायरेक्शंस को लेके काम कर सकता है। तो आई थिंक दिस वाज द लास्ट चैप्टर। और जो आपका लास्ट वो होता है रेफरेंसेस होते हैं। रेफरेंसेस आपने किसके ज़रिए करने हैं, सॉफ्टवेयर के ज़रिए करने या ज़रिए करने हैं। I gave you a suggestion. There is a very easy method to do referencing with the software. I already uploaded a lecture on the EndNote referencing, तो वो उसके ज़रिए आप कर सकते हैं। Guys, this was all overall the demonstration how we can do a mini project. This is a project of the business final year project। तो I tried my max। I tried कि मैं आप लोगों को मैक्सिमम एक प्रोजेक्ट के बारे में बता दूं। एंड आई थिंक कि मैंने बताया भी है। तो आई होप यू विल गेट क्लियर अबाउट दिस कि हमें इस प्रोजेक्ट को कैसे लेके चलना है और कैसे कौन कौन सी हेडिंग्स को कौन कौन से टॉपिक्स को करना है। एंड स्टिल इफ यू फेस एनी काइंड ऑफ इशू तो आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, तो मैं आप लोगों का टॉपिक वाइज भी या आपका चैप्टर वाइज भी जो है ना रिकॉर्ड करवा दूंगा। तो it's all about this it's all about the final year project। Thank you so much। Thank you for watching to me। Take care।